हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को बंसल एकेडमी कम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पे स्वागत है। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं ये हर एक एग्जाम में, चाहे आप बेसिक से तैयारी कर रहे हो या तो फिर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक ना, इसमें आपको बहुत ये काम देगा। समझ गए? जो आज हम पढ़ाने वाले हैं ये बहुत आपके लिए सार्थक होगा, बहुत ही काम का चीज़ है। जो भी विद्यार्थी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ग्रुप डी, ये सब का तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ में वैसे विद्यार्थी को एकदम देखना चाहिए जो एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई शुरू अभी की है, ठीक ना, क्योंकि उनको ये याद करने में बहुत ही राहत देगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ों को याद करने में आपको राहत देगा। अगर आप एक बार माइंड से इसको याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुगल शासक हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी कि मुगल शासक हुमायूं के द्वारा लड़े गए। आपको पता है कि हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का एक राजा था, और इसमें कहा जाता है कि जो हुमायूं जो है ये कौन कौन से युद्ध किए, इसके बारे में जरा सा आज हम लोग देखेंगे। तो देवरा चोर बासार देवरा चोर बासार। अब ये कहा जाता है कि देवरा चोर बासार, इसका मतलब हुआ कि देवरा चोर बासर, ठीक ना, यानी कि कह रहा है क्या चीज कि सर देवरा चोर है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है वो समझिए। यहाँ पे बोल रहा है, तो देखिए अगर इसको आप एक बार याद कर लेते हैं तो देवरा कहने का मतलब हुआ कि देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में मुगल लड़ा था, हुमायूं लड़ा था। चोर कहने का मतलब हुआ चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। फिर कहा जाता है कि बा का मतलब बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। फिर कहा जाता है कि सरहिंद का युद्ध, तो सरहिंद का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 5585 ईस्वी में किया गया था। समझ गए? यानी कि हुमायूं जो है 1508 से 1556 ईस्वी तक ये अपना शासन चलाता है, जिसमें ये देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। ये चौसा का युद्ध 39 में, सरहिंद का युद्ध 1955 में। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हुमायूं को शेर शाह सूरी से लगातार पराजय मिली, लेकिन आगे चलकर उसने सफल पुनः विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। यानी कि इसको ज़्यादा जो लड़ाई देखने को मिलती है ये शेर शाह सूरी से, यानी हुमायूं जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ता है ये शेर शाह सूरी से लड़ता है, और ये बार बार हार जाता था, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों का नाम। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों का नाम। इसका ट्रिक है कि अगर मुगल सम्राट में जो अकबर के नवरत्न थे, वो अकबर के नवरत्न का नाम याद करने का क्या तरीका है, तो देखिए बहुत आसान ये है, आप इसको देख सकते हैं। इसका ट्रिक है मामू बहुत रफ टफ है। मामू बहुत रफ टफ है, तो रफ टफ है इसका मतलब मामू जो अकबर के राज में, यानी कि अकबर राजा जो था उसके शासन काल में जो जितने नवरत्न हुए उस नवरत्न को याद करने का ट्रिक है आपके पास। मामू बहुत रफ टफ है, ट्रिक हो गया मामू बहुत रफ टफ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है माँ से मान सिंह, मुंह से मुल्ला दो प्याजा, ब से बिरबल, ह से हकीम हुक्का, त से तानसेन, र से आपके पास रहीम, खान ए खान इसको कहा जाता है। फिर फ से फैजी, ट से टोडरमल, और फ से आपके पास अबू फजल, और है जो साइलेंट है, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं है। तो नौ नवरत्न जो अकबर के समय थे वो आपको याद करना चाहिए कि अकबर के शासन काल में जो 9 नवरत्न थे जिनका नाम क्या चीज था, तो मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, बिरबल, हकीम हुक्का, तानसेन, अब्दुल रहीम, फिर 7 नंबर में फैजी, टोडरमल और ये अबू फजल। ये 9 जो नवरत्न थे उनका नाम है, ठीक ना। यह ट्रिक बहुत ही आसान है कि मामू बहुत रफ टफ है, ठीक ना, मामू बहुत रफ टफ है। इसके माध्यम से आप अकबर के सभी नवरत्नों को, 9 नवरत्न को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कबीरदास की रचनाएं। कबीरदास की रचनाएं, तो कबीरदास की रचनाएं जो है इसके बारे में जरा सा आपको देख लेना चाहिए। कबीरदास की रचनाएं जो यहाँ पे बताया गया है इसमें 20 अनुराग सर
यानी कि इसका ट्रिक है कि कबीरदास जी का रचनाएं, इसका ट्रिक है कि जितने कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं एक ट्रिक में सम्मिलित कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जिसको कहते हैं 20 अनुराग सर। 20 अनुराग सर। बी कहने का मतलब बीजक, स कहने का मतलब शब्द, अनु कहने का मतलब अनुराग सागर, रा कहने का मतलब रचनावली, ग कहने का मतलब ग्रंथवली, स का मतलब साखी और र का मतलब रामायणी। तो ये जो बात है ये कबीरदास के द्वारा लिखे गए जितने भी रचनाएं थे इसके बारे में यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। 20 अनुराग सर, बी स अनुराग, अब सर भी है तो बीजक, शब्द, अनुराग सागर, रचनावली, फिर कहा जाता है ग्रंथवली, साखी, रामायणी, ये सभी चीज आ जाते हैं। यह ट्रिक जो है 20 अनुराग सर कबीरदास जी के प्रमुख रचनाओं को याद रखने के लिए आसान ट्रिक है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबारी विद्वान। अब कहता है कि आओ बचपन में, इसका है क्वेश्चन आपके पास ही है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन थे, यानी कनिष्क के दरबार में कौन कौन ऐसे विद्वान रहा करते थे जो कनिष्क को मतलब राज करने के लिए सिखाते थे, बताते थे, सलाहकार के रूप में काम करते थे। तो इसका ट्रिक है, कनिष्क के राज में जो दरबारी विद्वान थे उनका ट्रिक नाम याद कर लीजिएगा ऐसे, आओ बचपन में। आओ बचपन में। आ से अश्वघोष, ये प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार थे। फिर कहा जाता है ओ से अन्य यानी अन्य विद्वान, फिर व से वासुमित्र, च से चरक, प से आपके पास कहा जाता है पार्श्व, पार्श्व एक दार्शनिक थे, न से नागा अर्जुन, में से महायान, जो कि कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म महायान शाखा में विभाजित हुआ था, महायान इनका कहा जाता है, ठीक ना। नागा अर्जुन भी एक महान दार्शनिक थे। तो ये कनिष्क के समय रहने वाले विद्वान हैं जो उस समय गौतम बुद्ध का धर्म से बातचीत किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कनिष्क ने 4th बौद्ध संगीति को आयोजन कश्मीर में कराया था और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कनिष्क था जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कहाँ पे, तो कश्मीर में एक संवाद करवाया था और वहाँ पे लोगों को बताने का मतलब इसके बारे में बताने का प्रयास किया था, ठीक ना। तो चौथी बौद्ध संगीति कब कहाँ हुई थी, स्थान कश्मीर में, काल था कनिष्क के शासन काल, यानी उस समय कनिष्क का राज था, ठीक ना, भारत में। अब देखिए बहुत ये क्वेश्चन आपके पास आता है, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें याद करना जरा सा दिक्कत हो जाता है ना, कि सबसे ऊपर में कौन होता है, नीचे में कौन होता है। जितना भी एग्जाम आप देने के लिए जा रहे होंगे ना तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता होगा, बहुत सारे बच्चे को तो ये पता होगा, ठीक ना। देखिए वायुमंडल के परतें याद करने का तरीका कि सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन कौन कौन, ऐसे। तो वायुमंडल की परत याद करने का सबसे आसान तरीका, छोड़ा सबको वो आया बाहर, छोड़ा सबको वो आया बाहर। तो छोड़ा सबको वो आया बाहर कहने का मतलब छोड़ा, तो छोड़ा कहने का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्षोभ मंडल, छोड़ा कहने का मतलब हुआ क्षोभ मंडल, ठीक ना। अब ये जो क्षोभ मंडल की हम बात कर रहे हैं ये कहा जाता है कि सबसे यहाँ पे पाया जाता है, ठीक ना, एकदम नीचे में, ठीक ना, ये क्षोभ मंडल होते हैं। फिर समताप मंडल होता है, फिर ओजोन मंडल होता है, आयन मंडल होता है और ये बाहरी मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। तो छोड़ा सबको ओ आया बाहर, यानी छोड़ा से मतलब क्षोभ मंडल हो गया, सबको कहने का मतलब समताप मंडल हो गए, ओ का मतलब ओजोन मंडल, आया कहने का मतलब आयन मंडल और बाहर कहने का मतलब ये बाह्य मंडल, ठीक ना, एक्सोस्फीयर। तो ये बाहर से बाह्य मंडल, आया से आयन मंडल, ओ से ओजोन मंडल, सबको मतलब समताप मंडल और छोड़ा कहने का मतलब क्षोभ मंडल। तो सबसे बाहरी परत जो एटमॉस्फेयर में होती है, वायुमंडल में होता है, उसको बाहरी मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल और बाह्य मंडल के बीच में आयन मंडल होते हैं और ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत जो होता है सप्ताप मंडल के ऊपर होते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे कुछ बातचीत है जिसको एक्स्ट्रा बता देते हैं, समझ लीजिएगा। कहा जाता है ना कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कहाँ गया, देखिए
देखिए, ये कहा जाता है कि जिस जहाँ पे पृथ्वी है, धरातल है, जहाँ पे मान ली पेड़ पौधा रहता है, पर्वत रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो इस एरिया के ऊपर जो भी मतलब कि ऐसे होता है ना जहाँ पे बादल होते हैं, तो बादल कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में। बादल कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, नाइट्रोजन की उपस्थिति है, तो ये सब जो गैस होते हैं ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैस जो होता है ट्रोपोस्फेयर में उपस्थित होते हैं, ठीक ना, यहाँ पे हैं। फिर जैसे ही क्षोभ मंडल के ऊपर आते हैं तो ये समताप मंडल है। समताप मंडल में एरोप्लेन यानी कि जो हवाई जहाज उड़ता है, वो हवाई जहाज कौन सा मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ता है। और ये ओजोन मंडल जो होता है, ये ओजोन गैस होता है, इसमें ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। तो ओजोन मंडल में ओजोन लेयर, अगर ये लेयर नहीं रहता, ओजोन मंडल नहीं रहता, तो सनलाइट डायरेक्ट पृथ्वी पे आता, और पृथ्वी पर आने के बाद अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोग के शरीर में स्किन कैंसर वगैरह या बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जीवन अस्त व्यस्त कर देता, ठीक ना। अब देखिए, ये जो आयन मंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस आयन मंडल में ये तारा होता है, समझ गए ना, ये सब आपके पास ये सब होते हैं, तारा उरा जितने भी है ये सब। फिर कहा जाता है ये बाहरी मंडल होता है, जो एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी मंडल यानी कि सबसे अंतिम होते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह ये सब काम करते रहते हैं, ठीक ना। तो बताइए कि सैटेलाइट वगैरह ये सब जो काम करते रहता है किस मंडल में? तो बाहरी मंडल में होता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ रस आपको माइंड में रखना होगा। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये याद कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, भारत के प्रमुख सोना उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख सोना उत्पादक राज्य, ये सबको याद करना चाहिए। देखिए, अगर कहता है कि भारत के प्रमुख सोना उत्पादक राज्य कौन कौन है, यानी कि भारत में कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहां पे सोना उत्पादन होता है, यानी कि सोना वहां से निकलता है, तो इसका ट्रिक एकदम याद कर लेना। काजू के अचार, काजू के अचार। अब ये काजू के अचार जो है, का कहने का मतलब कर्नाटक, जू कहने का मतलब झारखंड, के कहने का मतलब कि ये शब्द साइलेंट है, आचार कहने का मतलब आंध्र प्रदेश, यानी कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश ऐसे 3 राज्य हैं भारत में जो कहा जाता है कि गोल्ड का उत्पादन होता है, यहाँ पे गोल्ड निकाले जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, झारखंड में और फिर आंध्र प्रदेश में। अब देखिए तो ये एकदम याद कर लेना, ठीक ना। भारत के प्रमुख सोना उत्पादक राज्य, सोना कहाँ कहाँ भारत में उपजता है, यानी कि प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त करते हैं? कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश। याद करने का ट्रिक, काजू के अचार, काजू के अचार। काजू, का मतलब कर्नाटक, जू का मतलब झारखंड, के है जो यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और ये अचार कहने का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदी, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन है? तो इसका जो ट्रिक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो ये ट्रिक आपके पास है, ठीक ना। आप एक बार देख लो, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों का नाम, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, ट्रिक हो गया। अब यहाँ पे समझो, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यानी कि यह कहने का मतलब है यह कहने का मतलब है यमुना, या से यमुना, यानी कि गंगा नदी में कौन कौन नदी है जो आकर के मिलती है। तो गंगा नदी में जो जो नदी आकर के मिलती है, यानी कि ये सब सहायक नदी है, तो सहायक नदी का नाम यहाँ पे बोला है एक ट्रिक के माध्यम से। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यमुना, सो मतलब सोन, दा मतलब दामोदर, को मतलब कोसी, फिर रा कहने का मतलब रामगंगा, माँ कहने का मतलब महानंदा, और फिर यहाँ पे कहता है सा कहने का मतलब शारदा नदी। फिर यहाँ पे आपके पास आता है कर्नाली, गण से गंडक, चाहिए शब्द है जो यहाँ पे मतलब साइलेंट है, ठीक ना। तो इतना सारा जो नदी है ये सब क्या करती है, आकर के गंगा में मिलती है, ठीक ना। ये सब आकर के गंगा में क्या करती है, मिलती है, ठीक ना। तो एक बार देख लीजिए, यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, महानंदा, काली गंगा, जिसको काली गंगा हम लोग शारदा नदी को कहते हैं, कर्नाली और ये गंडक, ठीक ना। तो ये सब नदी जो है गंगा का सहायक नदी होता है। चलिए, आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा याद करवा दें। देखिए,
भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय, इसमें देखिए यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल से वाइसराय तक की जो कहानी है ये आपको यहाँ पे हम याद करवा देंगे एक ट्रिक के माध्यम से। कहा जाता है कहो बिल्ली मिसी, कहो बिल्ली मिसी, मिसी मतलब मौसी, ठीक ना। तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय की अगर बात करें तो इसका ट्रिक है कहो बिल्ली मौसी। का कहने का मतलब है क्लाइव, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। हो कहने का मतलब हेस्टिंग, ये भी बंगाल का प्रथम जनरल था, ठीक ना। बी कहने का मतलब विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग को कहा जाता है, यानी यही बने थे। फिर बंगाल का प्रथम जनरल जो है वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, यानी हेस्टिंग, और ये है आपके पास क्लाइव जो बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव को कहा जाता है, क्लाइव को कहते हैं। अब देखिए फिर आता है यहाँ पे लिली मतलब लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक ना। फिर कहा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर माउंटबेटन, माउंटबेटन। और फिर कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो ये आपके पास एक ट्रिक हो गया क्या चीज का? कहो बिल्ली मिसी, कहो बिल्ली मिसी, यानी कि बिल्ली मौसी कह सकते हैं, कहो बिल्ली मौसी। तो ये जो है ना क्या चीज था? ये भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड बातचीत था, जिसमें ट्रिक था कहो बिल्ली मौसी। का मतलब क्लाइव, हो का मतलब हेस्टिंग, बी कहने का मतलब विलियम बेटिंग, लिल्ली कहने का मतलब लॉर्ड कैनिंग, और मी कहने का मतलब है माउंटबेटन, सी कहने का मतलब राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक ना। तो ये सब कुछ ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। G7 देशों का नाम, G7 देशों का नाम, G7 देशों का नाम यानी कि G7 में कौन कौन ऐसे देश हैं जो जुड़े हुए हैं। तो G7 में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग जरा यहाँ पे देखेंगे। तो जूस विथ गर्लफ्रेंड, GF, तो जूस विथ गर्लफ्रेंड यानी गर्लफ्रेंड के साथ जूस पियो, यही ना कह रहा है जी। तो G7 देशों के नाम में कौन कौन से देश आते हैं देखिए। तो गर्लफ्रेंड के साथ जूस यानी कि जूस विथ गर्लफ्रेंड। अब इसी चीज को यहाँ पे देखिए बोलता है ज से जापान, यू से अमेरिका यानी USA, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से ब्रिटेन, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, एफ से फ्रांस। यानी कि आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो G7 में आता है आपके पास, G7 में आने वाला देश का नाम है जूस विथ GF, जूस विथ GF। जे कहने का मतलब जापान, यू कहने का मतलब अमेरिका यानी USA, आई का मतलब इटली, सी का मतलब कनाडा, ई का मतलब इंग्लैंड, जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बंगाल में हुए जनजाति विद्रोह, बंगाल में हुए जनजाति विद्रोह अगर एक लाइन में आपको याद करना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना होगा। देखिए इसका ट्रिक है बंगाल में हुए जनजाति विद्रोह, फूफा तो 50 है, फूफा तो 50 है यानी फूफा तो 50 है। तो फू कहने का मतलब फ्राइजी आंदोलन। ये फ्राइजी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1838 ईस्वी में हुआ था। फा कहने का मतलब फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में हुआ था। फिर कहा जाता है तो मतलब तेभाग आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। और पी कहने का मतलब पावना विद्रोह, पावना विद्रोह। और फिर ये च कहने का मतलब चुआर विद्रोह 1798 में हुआ था। स कहने का मतलब संथाली विद्रोह, संथाली विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक ना। अब ये पूछता है यहाँ पे कि संथाली विद्रोह में कौन कौन यहाँ पे व्यक्ति हैं जो सम्मिलित थे मुख्य रूप से। तो केना सोरन, सीदो कान्हू, चांद भैरव, ये सब जो नाम है आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए ये हम लोग पढ़े क्या चीज कि बंगाल में हुए जनजाति विद्रोह,
ट्रिक है, फूफा तो 50 है, ये आपके पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चलिए नेक्स्ट, काली मिट्टी वाले प्रमुख राज्य के नाम। काली मिट्टी वाले प्रमुख राज्य के नाम। भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाए जाने वाली कुछ ऐसे राज्य हैं भारत के अंतर्गत, जो कि आप लोग को यहाँ पे याद करना पड़ेगा। महक गुजरात में ये ट्रिक हो गया, महक गुजरात में। माँ कहने का मतलब महाराष्ट्र, म कहने का मतलब महाराष्ट्र, ह कहने का मतलब हरियाणा, क कहने का मतलब कर्नाटक, गुज कहने का मतलब गुजरात, रा कहने का मतलब राजस्थान, त कहने का मतलब तमिलनाडु, मे कहने का मतलब मध्य प्रदेश। यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास राज्य हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे जरा सा, अरे जूम का है हो रहा है भाई, देखिए यहाँ पे कहता है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। मगध साम्राज्य पे मतलब कि जो भी व्यक्ति शासन किए हैं उनको यहाँ पे आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। आपको पता है कि मगध क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें जिला कौन कौन आते हैं आपको पता है। सबसे पहली बात, मगध क्षेत्र के अंतर्गत जहानाबाद, गया, समझ गए ना, फिर कहा जाता है औरंगाबाद, फिर कहा जाता है, यानी कि आप मान लो ना कि यूपी से इधर जितना भी एरिया आता है इस साइड में, गया से उधर राजगीर उजगीर जितना ये सब एरिया है ना, ये सब आपका वैशाली वैशाली जितना इधर आपका है उत्तरी दक्षिणी बिहार में, ये सब इधर आ जाता है, समझ गए, यानी पहाड़ी एरिया से रिलेटेड इधर जो भी है। तो अब देखिए, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश एक क्रम में है। सबसे पहले एक ट्रिक है कि ये हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात, तो हसीन मासुका सात ये ट्रिक हो गया। तो आप मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश जो हैं, इसका नाम याद रखने के लिए ट्रिक याद रखना पड़ेगा, हसीन मासुका सात। अब कहता है कि ह का मतलब हर्यक वंश सबसे पहले आया मगध में, फिर शिशुनाग वंश आए, न का मतलब नंद वंश आया, माँ कहने का मतलब मौर्य वंश आए, सु कहने का मतलब सुंग वंश आए, का कहने का मतलब कण्व वंश आए, और सात कहने का मतलब सातवाहन वंश आए। तो ये सातवाहन वंश जो है लास्ट मगध क्षेत्र में शासन किए थे। ठीक ना, चलिए अब देखिए आगे। वायुमंडल में उपस्थित गैस, वायुमंडल में उपस्थित गैस। तो वायुमंडल में उपस्थित गैस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया, वायुमंडल में उपस्थित गैस। तो वायुमंडल में जितने गैस है उसका प्रतिशत आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक ना, तो वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैस हैं उसका ट्रिक है याद करने का, नो एसी, नो एसी। नो एसी कहने का मतलब एन से होता है नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ए का मतलब ऑर्गन, और यहाँ पे सी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नो एसी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि जितने भी वायुमंडल में जितने भी गैस होते हैं, वायुमंडल में जितने भी गैस होते हैं, तो वायुमंडल में जो गैस होता है ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, इसको याद करने का ट्रिक है नो एसी, नो एसी यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है 78.8%, यानी लगभग 78% कहते हैं। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21%, 20.95 यानी 21%। अगर ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन जो है 0.93 यानी 1%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये बहुत बार आपसे पूछा है, नो एसी, नो एसी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है, 0.03%। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट। अक्रिय गैसों का नाम याद करना हो तो आज की हिरनी,
आज की हिरनी। अब देखिए, अक्रिय गैसों का नाम याद करना हो तो बहुत आसान तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं अक्रिय गैसों का नाम। कौन कौन से गैस जो है अक्रिय गैस नोबेल गैस के श्रेणी में आता है, इनर्ट गैस के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो देखिए ट्रिक हो गया आज का हिरनी। आज का हिरनी, आ कहने का मतलब ऑर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, हीलियम, रेडॉन, नियॉन, ये सब आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो बल्ब में भरा हुआ गैस होता है इसमें ऑर्गन की उपस्थिति होती है। फिर कहा जाता है कि ये जेनॉन जो होते हैं, क्रिप्टन जो है ये ताला के अंदर में होता है, समझ गए। फिर हीलियम गैस बैलून में भरा हुआ होता है। रेडॉन गैस इस टाइप का ये पंखा जो चलता है उसमें होता है। रियॉन नियॉन जो होते हैं इसमें होते हैं। तो नियॉन गैस का उपयोग हम लोग ट्यूबलाइट में भी करते हैं, बोटनिकल गार्डन में। बोटनिकल गार्डन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए सभी गैस ये सभी गैसें अक्रिय इनर्ट गैस हैं। इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक एक्सेप्शनल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सभी गैस समान तापमान पर एक परमाणु होते हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, एक ही परमाणु के रूप में होते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब टोटल, ठीक ना। तो ये आपका ट्रिक हो गया। इसको ट्रिक एक ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे अभी बता देते हैं हम अपने तरीका से, कि अगर कहता है ना कि कौन कौन से गैस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या कैटरीना को एक्सरसाइज रनिंग करवाई। यानी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, तो ये सभी जो गैस है ये वर्ग 18 के अंतर्गत आता है। वर्ग 18 के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस को हम लोग अपना भाषा में यानी अंग्रेजी के भाषा में नोबेल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, विषाणु द्वारा होने वाला वायरस, विषाणु से होने वाले रोगों का नाम। तो विषाणु से होने वाला रोग का नाम, यानी वायरस से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो होता है। तो वायरस से होने वाला जो रोग है उसका सबसे पहले आपके पास ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, यानी पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ये तो ट्रिक भैया अमिताभ बच्चन के लिए बनाया गया है, नहीं, ये अमिताभ बच्चन के लिए ट्रिक बनाया गया है कि अमिताभ बच्चन को रेखा जो है हिट करवा दी, और वो जया बच्चन से अमिताभ बच्चन बेचारा मजबूरी में शादी कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सब संतुलित है, ठीक ना। अगर कोई किसी को कुछ देता है तो उसके बाद उसको भगवान संतुलित कर ही देता है। जितना चीज है सब संतुलन पे चल रहा है। देखिए आप समझ सकते हैं। देखिए, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, यानी कि रे कहने का मतलब रेबीज, खसरा, हर्पीज, मोनिस्टाइस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, ये सभी जो बीमारी का नाम है ये सब है वायरस से फैलने वाला, यानी कि ये सब विषाणु से फैलता है। तो विषाणु से फैलने वाला बीमारी का नाम रेबीज। रेखा हमें हिट करके छोड़ गई, ठीक ना। तो रेबीज, खसरा, हेर्पिज, मेनिटाइजिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलगंड, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है ना ये वायरस से होने वाला रोग है, ठीक ना। तो आपको पता यहाँ तक चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि पूछता ही है कि एड्स बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, तो वायरस से होता है, ठीक ना। पोलियो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया जनित रोग है कि वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग है। तो वायरस से होने वाला बीमारी का नाम ये सब है, ठीक ना। चलिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी ऐसी नदी है जो गिरती है, हम लोग यहाँ पे ट्रिक से देखेंगे। ब्रह्मा की गोद में गंगा, इसका ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। अब ये ब्रह्मा कहने का मतलब हुआ ब्रह्मपुत्र,
की मतलब कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोद कहने का मतलब गोदावरी, में कहने का मतलब महानदी, गंगा नदी गंगा। तो ये हो गया ब्रह्मा की गोद में गंगा, यानी ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्रा, की का मतलब कृष्णा कावेरी, गोद कहने गोदावरी, में कहने का मतलब महानदी, गंगा मतलब गंगा नदी। तो ये जो है ना, ये कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदियां जाकर के मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी में नदियां मिलती है ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा नदी। 30 ट्रिक के माध्यम से ये सब चीज आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये है एमपी की गोद में गिरने वाली, यानी मध्य प्रदेश में ना। चलिए अब यहां पे आता है, हाँ, भारत का पूर्वी तट प्रमुख बंदरगाह उनके राज्य, यानी कि भारत के पूर्वी तट में प्रमुख बंदरगाह का नाम है और उनका राज्य है, ठीक है ना। तो ये भी याद करना आपके लिए बहुत आसान है। ट्रिक यहाँ पे दिया गया है, आपका टीवी पुराना है, आपका टीवी पुराना है। अब ये आपका टीवी पुराना है, ये एक ट्रिक हो गया जिसके आप भारत का पूर्वी तट में प्रमुख बंदरगाह और उनके राज्य का नाम याद रख सकते हैं। जिसमें अब यहाँ पे देखिए, आ का मतलब इंदौर होता है, तमिलनाडु में है। प का मतलब पारादीप, उड़ीसा में है। का मतलब काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है। ती कहने का मतलब तूतीकोरिन, तमिलनाडु में है। बी कहने का मतलब विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। पुराना कहने का मतलब पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में है। और है जो है साइलेंट है। यानी कि यहां से आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये पारादीप, ये बंदरगाह उड़ीसा में है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। इंदौर तमिलनाडु में है। तुत्तीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। और ये कहा जाता है कि आपसे पूछता है, ठीक ना, कि काकीनाडा बंदरगाह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। इंदौर बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक ना। तो ये सब चीज आप याद कर सकते हैं। मैं तो गोवा पक्का आऊंगी, तो आ जाओ, गोवा से बढ़िया बिहार में आ जाओ। देखिए महत्वपूर्ण सम्मेलन की यहाँ पे बात बोला है, तो महत्वपूर्ण सम्मेलन में आपको ये याद करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन, जी सम्मेलन और G20, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, कि 18वां 20वां 19वां ऐसे करके पूछता है। तो महत्वपूर्ण सम्मेलन का नाम G7 सम्मेलन। 50वां G7 सम्मेलन कब हुआ था, 2024 के इटली में, ठीक ना, 2024 में इटली में। 51वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ था, कनाडा में, कब हुआ था, 2025 में। यानी 50, 51, 52, 53, तो 24, 25, 26, 27 हर साल G7 सम्मेलन होता है। अब ये याद रखना है कि आपको G7 सम्मेलन 24 में इटली में हुआ था, 25 में कनाडा में, 26 फ्रांस और 7 अमेरिका, यानी कि 7 अमेरिका, 6 फ्रांस, 5 कनाडा, 4 इटली, ठीक ना। फिर कहता है यहाँ पे G20 सम्मेलन, तो G20 सम्मेलन में 18वां G20 सम्मेलन भारत में हुआ था 2023 में, और ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ था। फिर कहा जाता है कि G20 सम्मेलन में 18वां 19वां 20वां 21वां, तो ये 18वां सम्मेलन भारत में हुआ, 19वां सम्मेलन G20 का ब्राजील में हुआ 2024 में। फिर कहा जाता है 20वां G20 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2025 में। 21वां G20 का सम्मेलन अमेरिका में हुआ 2026 में, हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे वहां पे। अब देखिए नेक्स्ट, ब्रिक्स सम्मेलन, और यहाँ पे एक पूछता है कॉप सम्मेलन। तो कॉप 28 2023 के UAE में हुआ, कॉप 29 2024 के बाकू में हुआ, कॉप 30 2025 के ब्राजील में हुआ, कॉप 33 जो हुआ 2028 में होगा भारत में, ठीक ना। तो कॉप 33 सम्मेलन 2028 में कहाँ होगा, भारत में, ठीक ना। तो ये याद रखना, ये पूछ सकता है सभी एग्जाम में कि कॉप 33 कहाँ होने वाला है, तो भारत में। कब होने वाला है, 2028 में। अब यहाँ पे देखिए ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन से यहाँ पे हम लोग जरा सा
हाँ, तो ब्रिक्स सम्मेलन है जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में ये कजान रूस में हुआ था। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ब्राजील में हुआ था। 18वां ब्रिक्स 2026 भारत में। ठीक ना। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ये ब्रिक्स सम्मेलन में कहा जाता है कि 16वां, 17वां, 18वां। तो ये सब जो कुछ आपको आज हम बताएं, ये पूरा ट्रिकी मेथड से था। और ट्रिक मेथड से यदि आप इसको इलाज कर मतलब याद कर लेते हैं तो आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका लड़ेगा। ठीक ना। तो चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।